सो हे गाइस, टुडे दिस इज योर ओन एडवोकेट गुरमन राज सिंघल और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट की एक्सप्लेनेशन। क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि काफ़ी सारे लॉ स्टूडेंट्स और मेरे जो दोस्त हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी कि ये सेक्शन की वर्डिंग क्या है और इसको समझने के लिए कि हम कैसे इसको समझें, राइट। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। वी हैव टू रीड द एक्सप्लेनेशन। और लॉ एक ऐसी चीज़ है जो हमें समझाने पर ही समझ आती है, राइट। तो लेट्स डिग इनटू इट। सो गाइज, बिफोर गोइंग इनटू द वर्डिंग ऑफ द सेक्शन, हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे, दैट इज मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। ये जो तीनों प्रिजम्पशंस हैं ये सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोवाइडेड है। जहां तक बात की जाती मे प्रिज्यूम की, यानी जहां लॉ कहता है द कोर्ट मे प्रिज्यूम, उसमें क्या होता है कि कोर्ट मान के चल सकता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, ओके, अनलेस, और ये कह भी सकता है कि कोई उसका प्रूफ ले आए या उसको डिसप्रूव कर दे। जहां बात आती है शैल प्रिज्यूम की, शैल प्रिज्यूम में कोर्ट मान के चलेगा कि ये सर्टन फैक्ट एग्जिस्ट करता है अनटिल एंड अनलेस इट इज डिसप्रूव्ड। इसका प्रूफ नहीं लाएगी कोर्ट कि हाँ ये प्रूव करो कि ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, वो कहेगी कि डिसप्रूव करो। और तीसरा जो है दैट इज कंक्लूसिव प्रूफ। अब कंक्लूसिव प्रूफ वो होता है कि जिसको हम रिबट नहीं कर सकते, और जो मे प्रिज्यूम है, शेल प्रिज्यूम है, दीज बोथ आर रिबटेबल प्रिजम्पशंस। हम इनको रिबट कर सकते हैं बाय डिसप्रूविंग देम, ठीक है। पर ये प्रिजम्पशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ की, इसको हम रिबट नहीं कर सकते। एंड अनलेस एंड अनटिल देयर एग्जिस्ट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसको डिसप्रूव करने के लिए। तो हम जो पढ़ने वाले हैं सेक्शन 112, ये कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है। अब कंक्लूसिव प्रूफ सिर्फ 3 सेक्शंस में है, सेक्शन नंबर 41, सेक्शन 112 और सेक्शन 113। और क्या आप जानते हैं कि एक और कंक्लूसिव प्रूफ एग्जिस्ट करता है, बट ये इंडियन एविडेंस एक्ट के बाहर है, और ये कंक्लूसिव प्रूफ है आईपीसी में, एंड दैट ऑल्सो इन सेक्शन 82। अब सेक्शन 82 कहता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स ओल्ड। 7 साल से नीचे कोई बच्चा अगर कोई भी ऑफेंस करता है, इवन मर्डर भी, तो उसको टोटल लाइबिलिटी से, मतलब टोटल एग्जेम्पशन है क्रिमिनल लाइबिलिटी से, मतलब ही कैन नॉट बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो अगर वो अलग बात है, अगर आप किसी बच्चे को कहो कि जाओ उसको मार के आओ, उसके हाथ में गन थमा दो, तो लाइबिलिटी उस बंदे की बनेगी जिसने उसको कहा है कि उसको मार के आओ दूसरे बंदे को। या किसी बच्चे के हाथ में आपने कोई पॉइजनस सब्सटेंस दे दिया किसी को एडमिनिस्टर करने के लिए, बच्चे की लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं है, जो जिसने दिया है पॉइजन उसकी लाइबिलिटी बनेगी अबेटमेंट की, और मर्डर की भी आएगी। सो ओके गाइज, लेट्स जस्ट कम बैक टू अ टॉपिक दैट इज सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इसमें क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स फॉर बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, इट्स अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। यानी कि कोई भी वैलिड मैरिज के दौरान किसी बच्चे का बर्थ होता है तो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है लेजिटिमेसी का। अब मैं आपके लिए सेक्शन की वर्डिंग पढ़ देता हूँ और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि कंक्लूसिव प्रूफ कहाँ कहाँ है, जैसे सेक्शन 41, 112 और 113 में, तो ये बात करता है कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी की। सो आई एम गोना रीड द लैंग्वेज फॉर यू। तो आपको साथ साथ में कुछ और चीज़ें भी समझाता रहूँगा। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, आप वीडियो पॉज करके भी इन्हें देख सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। सो आई एम गोना रीड द लैंग्वेज नाउ। द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज बॉर्न, यहाँ पर बर्थ होना ज़रूरी है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, ठीक है। अब वैलिड मैरिज होनी चाहिए, इसमें वॉइडेबल भी इंक्लूडेड है, बिकॉज वो वैलिड ही होती है अनटिल अनलेस इट इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड। इसमें वॉइड मैरिज का कोई वर्णन नहीं है, इट डजंट इंक्लूड वॉइड मैरिज। तो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, ठीक है, बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन,
इसमें हस्बैंड वर्ड इसलिए नहीं यूज़ किया बिकॉज इसमें सेक्शन की लैंग्वेज कन्फाइन हो जाती नहीं तो इसने कहा है कि अगर कोई बच्चा 280 डेज के अंदर, मतलब कब से 280 डेज शुरू होंगे, आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। वैलिड मैरिज की डिसोल्यूशन कैसे होती है? डेथ या डाइवोर्स से। और अगर कोई वैलिड मैरिज डिसॉल्व हो रही है बाय डेथ और डाइवोर्स, और जिस दिन से डिसॉल्व हुई है उस दिन से लेकर 9 महीने के अंदर अंदर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन, तो वो बच्चा उस मैन का माना जाएगा, प्रोवाइडेड द मदर रिमेनिंग अनमैरिड shall be conclusive proof that he is the legitimate or son of that man unless it can be shown that the parties to, मैं दोबारा से बोल देता हूं, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten का मतलब conceived। तो ये unless से लेकर begotten तक की जो लाइन है ये बताती है, ये मतलब ये रास्ता खोल देती है कि अगर इस कंक्लूसिव प्रूफ को अगर हम रिबट करना है तो हम इसको ये प्रूव करेंगे, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, और यह जो आदमी होता है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा दैट ही हैड नो एक्सेस टू द वाइफ। ठीक है, अब पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर, यानी इसमें वाइफ भी वो रिबटल ले सकती है, वाइफ कैन ऑल्सो टेक द डिफेंस। अब याद रखिए कि माँ के लिए कोई भी बच्चा इलेजिटिमेट नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैंने लिख रखा यहाँ पे मैटर्निटी इज़ अ फैक्ट, पैटर्निटी इज़ अ प्रिजम्पशन। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसमें सेक्शन की लैंग्वेज में अगर हम जाएं तो मेनली यूजुअली क्या होता है कि अगर जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात करें, नॉर्मली मैन को यानी आदमी को ही प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरा बच्चा है या नहीं है, राइट। तो चलिए ये हो गया एक पार्ट। अब मैं आपको दूसरा पार्ट सेक्शन का एक्सप्लेन करता हूं। अब कंटिन्यूइंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड पार्ट, अब एक काम करिए, या और से लेके अनमैरिड तक मत पढ़िए, ये छोड़ दीजिए लाइन, इनको समझ लीजिए कि दिस लाइन्स डोंट एग्जिस्ट। अब इसको एक मिनट के लिए साइड लाइन कर दीजिए। अब पढ़िए, द फैक्ट दैट एनी पर्सन was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man। अब son daughter को भी include कर लेती है, ठीक है, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to the each other। ओके, ये लाइन जो unless से लेके begotten तक है, ये दोनों चीज़ों पे अप्लाई करती है, दोनों पार्ट्स पे अप्लाई। और अब बताइए कि इस सेकंड और फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट क्या वर्ड करता है? इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है द वर्ड और। ये जो वर्ड और है ये बता देता है कि ये डिफरेंशिएट करता है, दिस इज दी आइदर दिस पार्ट और आइदर दिस पार्ट। अगर कोई भी मतलब ये जो है एक्सप्लेनेशन है तो ये इन दोनों को डिवाइड करता है। अगर लेजिटिमेसी डिसाइड करने के लिए द वर्ड और प्लेज अ बिग रोल, कि हाँ अगर कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज है, उसके दौरान कोई बच्चा जन्म लेता तो वो उस आदमी का है, या 9 महीनों के अंदर अंदर अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है, मदर रिमेनिंग अनमैरिड, कंक्लूसिव प्रूफ के बच्चा उसका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं डायग्राम की। ये है हस्बैंड, ये है वाइफ, ये दोनों वैलिड मैरिज से हैं। ओके, अब फर्ज कीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई है, वाइफ अभी अनमैरिड है, जो वुमेन है ये अनमैरिड है, ठीक है, इसने कोई शादी नहीं की। इसका अगर विद इन 9 मंथ्स यानी 280 डेज के अंदर अंदर, 9 महीने के अंदर अंदर कोई भी बच्चा हो जाता है, ठीक है, कोई भी बच्चा सन या डॉटर कोई भी हो जाता है विद इन दीज 9 मंथ्स, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि ये बच्चा है वो इसका है, हस्बैंड का। ओके, तो चलिए दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। अब ये है हस्बैंड, ये है वाइफ, ठीक है।
वाइफ इज नाउ प्रेग्नेंट, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इस हस्बैंड से इनका हो जाता है डाइवोर्स, ठीक है। अब इनका डाइवोर्स हो गया, वाइफ इज स्टिल प्रेग्नेंट। अब वाइफ एक और आदमी से शादी कर लेती है, H1, ओके। H1 से शादी जब वाइफ प्रेग्नेंट थी और H1 से शादी कर ली थी इसने, वाइफ ने, और ये भी वैलिड मैरिज है, और इस वैलिड मैरिज के कंटिन्यूएंस में अगर एक बच्चा जन्म ले लेता है तो कंक्लूसिव प्रूफ ये है कि इस बच्चे का जो फादर है वो H1 है। हालांकि द बायोलॉजिकल फादर इज H, पर लॉ की लैंग्वेज में H1 यूज किया गया, बिकॉज तभी लैंग्वेज में यूज किया गया वर्ड एनी मैन, ठीक है। अगर हस्बैंड लिखा होता तो स्कोप बहुत ही लिमिटेड हो जाता, राइट। और फर्ज कर लीजिए, अब जैसे मैंने पहले समझाया था, अगर ये वाइफ अनमैरिड होती, अगर ये समझो ना होता, H1 ना होता, ठीक है, ये वाइफ अनमैरिड होती, कोई बच्चा हो जाता तो वो इस आदमी का होना था, ओके। अब फर्ज करिए, अब अगर ये आदमी अलेज करे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ठीक है, इसको अगर प्रूव करना है कि मेरा बच्चा नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस लाना पड़ेगा। ही हैव टू गेट वेरी गुड एविडेंस, यानी कि अगर आप डीएनए प्रोफाइलिंग से अगर ये प्रूव कर दे कि ये जो है ये मेरा बच्चा नहीं है, तो ये प्रूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ को रिबट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस की ज़रूरत होती है, ओके। सो गाइज, वन थिंग इज टू बी रिमेंबर्ड दैट ये जो सेक्शन 112 है, इट इज़ अ मेयर प्रिजम्पशन, ये एक प्रिजम्पशन का ही पार्ट है, ठीक है, और इट इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ जिसको हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस से रिबट कर सकते हैं। अब आप चाहे आप अपने बेरेट्स के पीछे एक कमेंट सेक्शन में भी एक वो होएगा कि दे विच प्रोवाइड्स दैट कि डीएनए टेस्टिंग के द्वारा आप कोई भी आदमी है वो असर्ट कर सकता है कि दैट आई हैड नो एक्सेस टू सच फीमेल, जो अलेज कर रही है कि दिस इज योर चाइल्ड, ओके। सो एंड दैट ऑल्सो डीएनए टेस्टिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। एंड सो आई होप आप सबको ये सेक्शन समझ में आया होगा, एंड फील फ्री टू प्लीज आस्क एनी डाउट्स यू फील, एंड इफ यू फील एनीथिंग वेयर आई एम रॉन्ग, डू करेक्ट मी। और जैसे आपको कहीं भी लगता है ना कि आपको कोई भी लॉ की प्रोविजन समझ नहीं है, क्रिमिनल लॉ की, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो प्रोविजन या सेक्शन इंट्रोड्यूस करें, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ, राइट। इट विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर मोर अवेयरनेस, एंड इट ऑल्सो हेल्प मी टू गैदर मोर नॉलेज, राइट। आप सभी अपना ध्यान रखें, टेक केयर, खुश रहें, खुश रखें, जय हिंद।